AF6 हिंदी अध्याय 51 पेरिस 1। अंग्रेज लड़ाकू जोश से भरे हुए थे। सच तो ये था कि पिछले कुछ महीनों में उन्हें लगातार हार का सामना करना पड़ा था। इस दर पर तो उन्हें फ्रांस से पूरी तरह खदेड़ दिया जा सकता था। फिर भी उनका मनोबल अभी भी बुलंद था। इसका कारण स्पष्ट था, उन्होंने ऐसे दुश्मन से हारने से इनकार कर दिया और वे अंग्रेजी सेना के सच्चे कुलीन थे। वे लगभग एक साल से जोन के बारे में कहानियां सुन रहे थे। यह विचार कि एक महिला ही उनकी सेनाओं की इतनी बुरी हालत कर रही है, उनके लिए बहुत अपमानजनक था। ये ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध था। बेशक अंग्रेजों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनका मनोबल इतना ऊंचा होने का असली कारण उनकी अपनी इच्छाशक्ति नहीं थी। महल की दीवारों पर दो आदमी अगल बगल खड़े थे। उन्होंने चांदी का कवच पहना हुआ था और उनके कंधों पर अंग्रेजी झंडा बना हुआ था। दोनों ऊंची दीवारों पर दहाड़ते आदमियों को बेपरवाह निगाहों से देख रहे थे और दूर से आती हुई फ्रांसीसी सेना की ओर ठंडी नजरों से देख रहे थे, जिसका नेतृत्व एक काले बालों वाली महिला और उसके शूरवीर कर रहे थे। कैसा है रेमंड? क्या वह उतनी ही सुंदर है जितना तुमने सोचा था? पहले भावशून्य पुरुषों में से एक मुस्कुराया और जॉन को परखने लगा। अगर दूसरे लोग उसकी हरकतें देखते तो वे जरूर चौंक जाते। आखिरकार वह जॉन के बारे में ऐसे बात कर रहा था मानो वह उसके ठीक सामने हो और वह उसकी हर बात देख सकता हो। हालांकि वह आसानी से 1 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर थी। अगर आती हुई सेना की संख्या और उनकी ऊंची जगह न होती तो उसके लिंग का पता लगाना भी मुश्किल होता। उसकी सुंदरता की तो बात ही छोड़ दीजिए। तुम्हें पुरानी चीजें इतनी पसंद हैं। तुम्हें कैसे पता कि वह इस्तेमाल किया हुआ माल है? आदमी ने प्रतिवाद किया। बिशप हमारे रक्षक हैं, लेकिन वे संत नहीं हैं। अगर उन्होंने सचमुच उसे जाने दिया तो बेहतर होगा कि वे खुद को नपुंसक बना लें। वह आदमी रुका और सोचने लगा कि यह बात तो सही है। पता नहीं मैं अब तुमसे बहस क्यों करता हूं, उस आदमी ने कहा। तुम तो ऐसे दिखावा कर रहे हो जैसे मैं उसे अपनी पत्नी बनाने के लिए ढूंढ रहा था। मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूं जिसका कुछ ही महीनों में ताबूत में जाना तय है? मैं तो बस थोड़ा मजा करना चाहता हूं। रीमंड ने उस आदमी की तरफ देखा लेकिन जवाब में कुछ नहीं कहा। जॉन के किलोमीटर पार करने के बाद ही उसने आखिरकार फिर से बात की। निगेल, हवाओं के रास्ते में कुछ गड़बड़ है। उस आदमी ने, या यूं कहें कि निगेल ने, इन शब्दों पर भौहें चढ़ाईं। रीमंड के साथ बहस करना उसे पसंद नहीं था। इसकी असली वजह ये नहीं थी कि वह मजेदार नहीं था, बल्कि उसकी योग्यता थी। यह एक ऐसी योग्यता थी जिसके कारण उसके लिए हर समय गंभीर बने रहना मुश्किल था। कुछ बदलाव हो सकते हैं, रीमंड ने आगे कहा। हमें तैयार रहना चाहिए। निजेल का चंचल व्यवहार गायब हो गया और वह एक बार फिर भावहीन हो गया। धनुर्धारियों, निगेल की दहाड़ युद्धभूमि में गूंज उठी जब उसने अपनी पीठ से अपना लंबा धनुष उठाया और उसकी सिन्हाकार धार पैरों के नीचे पड़े पत्थर पर पटक दी। निशाना साधो। निगेल ने खुद अपना धनुष नहीं उठाया था। लगभग 3 मीटर ऊंचा धनुष उसके बाएं हाथ में थामे हुए था, जिससे इतनी हल्की चमक निकल रही थी कि उसे देख पाना लगभग नामुमकिन था। फ्रांसीसी सेना अभी भी आक्रमण कर रही थी। 1 किलोमीटर, 800 मीटर, 700 मीटर, 600 मीटर। घोड़ों की टापों से ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी भी समय आसमान टूट पड़ेगा। रक्षा पंक्ति स्थापित करो, तोपें तैयार करो, ढालधारी सैनिक आगे बढ़ो। जॉन की चीखें युद्धभूमि में गूंज उठीं। आग! निगेल की आवाज भी उसके साथ आई जब फ्रांसीसी ने 500 मीटर का निशान पार कर लिया। एक क्षण के लिए ऐसा लगा कि मानो रात छा गई हो। आसमान पर काले रंग का एक विशाल विस्तार छा गया हो, जैसे धरती पर किसी हाथ ने घेरा हो और उसके बाद हवाओं के जोर से टूटने की आवाज आ रही हो। फ्रांसीसी सेना धीमी नहीं थी। उन्होंने जॉन के आदेश पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और तीरों की बौछार रोकने के लिए ढालधारी सैनिकों को आगे भेज दिया। टावर्स। जॉन दहाड़ी। दर्जनों लकड़ी के टावर आगे बढ़े तथा अपनी खिड़कियों के पीछे तोपों की हिंसक शक्ति को छिपाते हुए आगे बढ़े। फ्रांसीसी 300 मीटर का आंकड़ा पार कर गए। जॉन के आदेश पर वे किसी तेज बहती नदी की तरह बह रहे थे। कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं था और सब कुछ व्यवस्थित था। अगर लियोनेल के जमाने का कोई युद्ध इतिहासकार ऐसा दृश्य देख लेता तो उसे यकीन नहीं होता कि वह हैरान रह जाएगा। आधुनिक काल की सेना के लिए भी इतनी तेजी से आगे बढ़ना संभव नहीं था, मध्य युग की तो बात ही छोड़िए। हालांकि ये बातें तर्क और बुद्धि की सामान्य सीमा से परे थीं। जॉन के हाथों में विशाल फ्रांसीसी झंडे की मंद सुनहरी चमक को देखकर ही समझ आ जाता है कि यह अब सिर्फ नश्वर मनुष्यों की लड़ाई नहीं थी। देवताओं ने हस्तक्षेप किया था। आग!
निजेल ने एक बार फिर दहाड़ा और दूसरा गोल आया। और भी लोग भयानक मौत मरे। हालांकि ढाल बनाने वालों ने अपना काम बखूबी किया, फिर भी यह कैसे संभव हो पाया कि वे सब बिना किसी नुकसान के बच निकले। शायद सबसे अधिक घिनौना हिस्सा ये था कि यदि कोई दर्द की चीखों को नजरअंदाज कर दे और अपनी आंखें बंद कर ले, तो त्वचा में घुसते तीरों की आवाज पेड़ की छाल पर लगने वाले तीरों की आवाज से बहुत कम भिन्न होती थी। हालांकि बहुत जल्द ही केवल फ्रांसीसी ही पीड़ित नहीं रहे, क्योंकि जोआन ने जो तोपें तैयार करने को कहा था वे भी तैयार थीं। आग ऊंचे लकड़ी के टावर महल की दीवारों से 200 मीटर की दूरी पर ही रुक गए। गहरे काले रंग की तोपों की नालें आगे की ओर निशाना साध रही थीं, जिसके बाद धमाकों की कर्कश ध्वनि गूंजने लगी। बैंग 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 अंग्रेजों की चीखें गूंजी और इतिहास में दर्ज खूनी लड़ाई सचमुच शुरू हो गई। दूर से लियोनेल गंभीर भाव से देख रहा था। अब तक वह कई लड़ाइयों में शामिल हो चुका था, हालांकि उसने पहले कभी घेराबंदी नहीं देखी थी। हालांकि वह खूनी संघर्ष के लिए तैयार था, लेकिन उसने वास्तव में इसकी इतनी बड़ी सीमा की उम्मीद नहीं की थी। इतना पीछे हटकर हम सही थे, लियोनेल ने मन ही मन सोचा। आदेश चिल्लाते हुए जो आदमी था और उसके बगल में जो आदमी था, वे बिल्कुल सामान्य नहीं है। इतिहास के अनुसार वे निश्चित रूप से वही अंग्रेज सेनापति नहीं हैं जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। लियोनेल ने गहरी सांस ली और उसकी भौहें और गहरी हो गईं। आखिर क्या हो रहा था? पृथ्वी के खिलाफ ऐसी साजिश कौन रच रहा था? लेकिन इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह थी कि लियोनेल की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। किसी जोन में एक समय में केवल एक ही समूह प्रवेश कर सकता था। जब तक वह समूह सफल या असफल होकर नष्ट न हो जाए, तब तक वह जोन दोबारा नहीं खुलता था। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जो लोग अब अतीत की बातों से खिलवाड़ कर रहे हैं, वे कम से कम 1000 साल से ऐसा कर रहे थे। वे ऐसी चीज के खिलाफ लड़ाई कैसे शुरू कर सकते थे? खून और नरसंहार देखकर घिन आ गई। तीरों की बौछार और विनाशकारी तोपों के गोलों के नीचे बहादुर शूरवीरों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उनकी उन्मत्त गर्जनाओं से आकाश गूंज रहा था जब वे अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। वे साहस और बलिदान की इच्छाशक्ति से भरे हुए प्रतीत हो रहे थे। यही वह चीज थी जो किसी भी युग में एक व्यक्ति और उसके परिवार को सम्मान दिलाती थी। लेकिन लियोनेल को ये दृश्य देखकर बहुत दुख हुआ। वे किसके लिए लड़ रहे थे? बेशक अपने देश के लिए। हो सकता है कि कहीं गहरे में वे अपने ईश्वर के लिए लड़ रहे हों, लेकिन क्या यह इसके लायक था? लियोनेल ऐसा इंसान नहीं था जो दूसरों की आस्था को तुच्छ समझता हो। वह तो बस यही सवाल कर रहा था कि क्या उनका ईश्वर भी यही चाहता है। लियोनेल ने सिर हिलाया। ऐसा नहीं है कि वे मानते हैं कि उनका ईश्वर यही चाहता है, बल्कि ऐसा है कि जिन लोगों पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वे उन्हें ऐसा मानने के लिए बहका रहे हैं। इससे पहले लियोनेल को जोन को दोष देने में अभी भी मुश्किल हो रही थी। हालांकि उसकी हरकतों की वजह से उसकी जान लगभग जा चुकी थी, फिर भी वह हमेशा से एक क्षमाशील इंसान रहा था। चूंकि वह अभी भी यहाँ खड़ा था, तो कोई नुकसान तो नहीं था, है ना? ऐसे में उनकी दोस्ती को सुधारने का एक मौका अभी भी था। कई लोग इस तरह की मानसिकता को मूर्खतापूर्ण कहेंगे, और अगर वे ऐसा कहते भी तो लियोनेल उनसे बहस नहीं करता। उसे भी यह मूर्खतापूर्ण लगता था, लेकिन यह तो उसका स्वभाव ही था। हालांकि ये दृश्य देखने के बाद जोन के लिए उसकी बची खुची समझ भी खत्म हो गई। जो भी कारण थे, अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। वह जानती थी कि उसके ये कदम कितने विनाशकारी होंगे, फिर भी उसने उन्हें अंजाम दिया। आज कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे? कुछ हजार, उससे भी ज्यादा। लियोनेल ने हमेशा सुना था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद हुए युद्धों की तुलना में अतीत के युद्ध बच्चों का खेल थे। लेकिन भले ही इन मौतों की संख्या की तुलना उन लाखों लोगों से न की जा सके जिन्होंने उन विनाशकारी घटनाओं में अपनी जान गंवाई थी, फिर भी पाठ्यपुस्तक से संख्याएं पढ़ना और स्वयं उसका प्रत्यक्षदर्शी होना दो बिल्कुल अलग अनुभव थे। यह अक्षम्य था। मैं उन्हें इस तरह मरते हुए नहीं छोड़ सकता, जबकि मैं यहाँ खड़ा होकर कुछ नहीं कर सकता। एना, लियोनेल ने क्षमा प्रार्थी मुस्कान के साथ उस सुंदर परी की ओर देखा जो उसके बगल में खड़ी थी। वह उस आईना से बिल्कुल अलग थी जो हमेशा से उसके दिल में बसी थी। उसने अपनी हमेशा की तरह लंबी, लहराती पोशाक नहीं पहनी थी, जो हल्की सी हवा के झोंके में भी उसके शरीर से चिपक जाती थी। उसकी जगह उसने जेबों से भरी एक काली सैन्य वर्दी पहनी थी। उसके बाल उतने संवारे हुए नहीं थे, किसी शांत झरने की तरह धीरे धीरे लहरा रहे थे, बल्कि वे काफी उलझे हुए थे। कुछ तो पसीने की बूंदों के जरिए उसके नाजुक चेहरे पर भी चिपक गए थे।
यहाँ तक कि उसका हमेशा का शालीन व्यवहार भी कहीं नजर नहीं आ रहा था। उसकी पीठ पर रखा विशाल जानलेवा कुल्हाड़ा ऐसे विचारों को कुचलने में माहिर था। हालांकि लियोनेल को लगा कि अब वह उसे पहले से भी ज्यादा पसंद करता था। शायद अब इसे सिर्फ पसंद कहकर भी नहीं समझाया जा सकता था, भले ही उसे यह जाहिर करने का तरीका पता न हो। वह बस इतना ही कह पाया कि आईना कैसी दिखती थी अब उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। मैं पहले ही कह चुकी हूं। आईना ने उसकी तरफ देखे बिना शांति से कहा। बदलना मत। उसकी बातों का हालात से कोई लेना देना नहीं लग रहा था। लियोनेल भी उसकी बातों से उलझन में था। उसने कब? लियोनेल की निगाहें कुछ एहसास से चमक उठीं और उसने आईना की बगल से नजर हटाकर हिंसक लड़ाई की ओर देखा। एना। लियोनेल की आवाज सुनकर आईना थोड़ा कांप उठी। वह अच्छी तरह जानती थी कि लियोनेल का एक खास दयालु पक्ष भी है, लेकिन उसका एक और पक्ष भी है जो दृढ़ संकल्प से भरा है। यही वह पक्ष था जो हजारों अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में डटा रहा और उसे जाने नहीं दिया। यही वह पक्ष था जिससे यह आवाज आ रही थी। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बीच के रिश्ते के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इसी वजह से तुम मुझसे बचते रहे हो। फिर भी। लियोनेल बेतहाशा मुस्कुराया। तुमने खुद ही कह दिया। तुमने मुझे बदलने से मना किया था। तो तुम ही बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस औरत को, जिसे मैं पसंद करता हूं, अकेले ऐसा कुछ झेलने दूंगा? या फिर मेरी आईना अपने शब्द वापस लेना चाहती है? एना हक्की बक्की रह गई। लियोनेल ने उसके सामने 521 बार अपनी गलती कबूल की थी। उसे किसी को गिनती रखने की जरूरत नहीं थी, वह खुद ही संख्या जानती थी। उसे अब तक इसकी आदत हो जानी चाहिए थी। हालांकि उसे आखिरी बार ऐसी बातें कहते हुए 1 साल से ज्यादा हो गया था। वह लगभग भूल ही गई थी कि कैसा लगता है। एक पल बाद उसका चेहरा लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे एक बार भी धक्का लगे तो खून का फव्वारा निकल पड़ेगा। वैसे तो वह भाग जाती, पर अब कहाँ भागती। ऐसी खतरनाक स्थिति में वह लियोनेल को पीछे नहीं छोड़ सकती थी। थोड़ी देर बाद वह इतनी घुट गई कि उसने अपना पैर जमीन पर पटक दिया, जिससे वह कांपने लगा और टूट गया। लियोनेल के होंठ फड़क गए। वह लगभग भूल ही गया था कि उसके सामने खड़ी ये दुबली पतली परी इतनी बड़ी राक्षसी है। एक गहरी सांस लेते हुए लियोनेल ने युद्ध के मैदान की ओर देखा और उसके दिल में उमड़ते हुए भाव फीके पड़ गए। उसे पता था कि उसके अगले कदम कितने मूर्खतापूर्ण होंगे। पहले तो उसे युद्ध के कुछ दिन बीत जाने का इंतजार करना चाहिए था, तभी दोनों पक्षों को इतना नुकसान पहुंचता कि उसकी योजना पूरी तरह कामयाब हो पाती। लेकिन वह चुपचाप इन वीरों को मरते हुए नहीं देख सकता था, जबकि वह जानता था कि वे किसी और के हाथों की कठपुतली मात्र हैं। अगर वह सचमुच उन्हें अपनी मनमर्जी के लिए तड़पने देता, तो वह जोन से कैसे अलग होता। चल दर। लियोनेल आगे बढ़ा। एना भी उसके पीछे पीछे आ रही थी, जो अब अपने संयम में आ चुकी थी। एक क्षण में वे युद्ध के मैदान में पहुंच गए और जोन तथा महल की दीवारों पर खड़े 2 व्यक्तियों ने उन्हें तुरंत देख लिया, जिससे उन तीनों के चेहरे के भाव हिंसक रूप से बदल गए। एक क्षण में ही लियोनेल और आईना ऊंचे लकड़ी की टावरों की रक्षात्मक रेखा को पार कर गए और फ्रांसीसी लाशों से भरे एक निर्जन क्षेत्र में प्रवेश कर गए। फ्रांस के लिए। लियोनेल दहाड़ा जब अनगिनत तीर उसकी ओर बरसने लगे। उसका बायां हाथ ऊपर की ओर उठा, जिससे उसकी छोटी ढाल का आकार फट गया। उसके आगे बाणों की वर्षा हानिरहित पानी की बूंदों से अलग नहीं थी। वह और आईना दोनों पूरी तरह से सुरक्षित थे। पलक झपकते ही 2 अज्ञात लोग शहर की दीवारों तक पहुंच गए। एना। आईना ने सिर हिलाया और अपनी विशाल कुल्हाड़ी को पीछे की ओर खींचा, साथ ही अपने खाली हाथ से अपनी जेब से रस्सी निकाली। लियोनेल हवा में उछल पड़ा। उसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी ताकि आईना की कुल्हाड़ी की तेज हवाएं उसकी ओर आती महसूस कर सके। लेकिन जाहिर है कि वह उस पर हमला नहीं कर रही थी। जब उसने अपने विपरीत हाथ में रस्सी को हवा में उछाला तो उसकी तलवार का सपाट हिस्सा उसके पैरों के तलवों से टकराया। दोनों सेनाओं की स्तब्ध निगाहों के बीच लियोनेल महल के शीर्ष पर पहुंच गया और अपनी विशाल ढाल को घुमाया, जिससे दर्जनों अंग्रेज उड़ गए। उसने पीछे मुड़कर देखा तो आईना द्वारा फेंकी गई रस्सी आसमान में लहराती हुई दिखाई दी और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पकड़ लिया। उसने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और पूरी ताकत से ऊपर खींचकर एक ही झटके में उसे दीवार के ऊपर पहुंचा दिया। लियोनेल ने अपनी ढाल वापस खींच ली और अपनी पीठ से भाला खींचकर एक हाथ से अपने शरीर पर मारा। उसने महसूस किया कि एना की नाजुक पीठ उसकी पीठ से दब रही थी, क्योंकि वह अपना हथियार लहरा रही थी। इस तरह दोनों को दोनों तरफ दुश्मनों का सामना करना पड़ा।
फिर भी लियोनेल के खूबसूरत चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जबकि आयना के खूबसूरत होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। युद्ध के मैदान में फ्रांसीसी सैनिकों की गर्जनापूर्ण जयकारे गूंजने से पहले एक क्षण का मौन छा गया। फ्रांसीसियों की जय जयकार के बावजूद जॉन के सुनहरे हेलमेट ने एक भद्दा भाव छिपा रखा था। अगर उसे पहले यकीन नहीं था कि लियोनेल का लक्ष्य उससे अलग है, तो अब उसे यकीन हो गया था। सच तो यह है कि अगर उसने ऐसा किया भी होता तो भी यह इतनी जल्दी जाहिर नहीं होना चाहिए था। लेकिन लियोनेल को एक बार फिर खुद को ही दोषी मानना पड़ा। जॉन को उसके काम में कुछ गड़बड़ होने का एहसास उस दिन उसके द्वारा अंग्रेजी में कहे गए उन शब्दों की वजह से हुआ। निगेल और रीमन ने एक साथ जॉन की ओर देखा, मानो कोई स्पष्टीकरण चाह रहे हों। लेकिन बदले में उन्हें जॉन का विकृत भाव मिला, जिससे उनके प्रश्न का उत्तर बिल्कुल स्पष्ट हो गया। ये दोनों उनमें से एक नहीं थे। महल की दीवारों पर लियोनेल और आयना पीठ से पीठ मिलाकर खड़े थे और चारों ओर से दुश्मनों का सामना कर रहे थे। आगे से पीछे तक दीवारें औसतन लगभग 10 मीटर मोटी थीं, इसलिए यहाँ शूरवीरों और धनुर्धारियों की संख्या निश्चित रूप से कुछ ही नहीं थी। इसके अलावा चूंकि वहां बहुत जगह थी, इसलिए भूदृश्य के कारण जोड़ी को कोई फायदा नहीं हुआ। तथापि लियोनेल और आयना दोनों ने आगे बढ़कर एक जोरदार कदम उठाया। हालांकि यह विशाल किले की दीवारों को हिलाने के लिए काफी नहीं था, लेकिन जोरदार धमाका उनके आसपास के योद्धाओं को स्तब्ध कर देने के लिए काफी था। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, ऊंची दीवारों से दसियों और लोग गिर पड़े। ये घेराबंदी का बस पहला दिन था, या यूं कहें कि यह कई दिनों में से पहला दिन होना चाहिए था। नतीजतन महल की दीवारों पर मौजूद ज्यादातर योद्धा धनुर्धर थे। हालांकि कुछ शूरवीर थे, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। इससे ये बहुत जल्दी जाहिर हो गया कि वे कितने वंचित थे। आयना और लियोनेल उन पर ऐसे टूट पड़े मानो बड़े लोग बच्चों के साथ खेल रहे हों। डरे हुए अंग्रेज युद्ध में अचानक आए इस बदलाव से इतने स्तब्ध थे कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि हालांकि उनमें से कई बुरी तरह घायल हो रहे थे, फिर भी उनमें से ज्यादातर मरे नहीं थे। उनका क्या? निगेल उलझन में था। आखिर वे क्या करने की कोशिश कर रहे थे? हालांकि उसी पल उसके चेहरे के भाव बदल गए। उद्धरण चिन्ह ... दरवाजे, उन्हें रोको। उसने अपना लंबा धनुष उठाया और उसे चलाने ही वाला था, लेकिन तभी उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। उसके और लियोनेल के बीच बस शायद 20 मीटर की दूरी थी, एक ऐसी दूरी जिसका मतलब था कि अगर कोई उसके जैसे तीरंदाज को नाराज करता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता। समस्या ये थी कि उसके रास्ते में अंग्रेजों का समूह था, उसके लिए कोई स्पष्ट रास्ता नहीं था। लियोनेल एक दयालु आत्मा हो सकता है जो अक्सर अपने नैतिक कोड के लिए मूर्खतापूर्ण काम करता था, हालांकि वह मूर्ख नहीं था। उसने अंदाजा लगाया था कि जॉन और ये दो हुनरमंद आदमी मिलकर काम कर रहे हैं, और उसने अंदाजा लगाया था कि अगर वह और आयना अचानक प्रकट हो जाए तो उन्हें आपस में बात करने का समय नहीं मिलेगा कि क्या हो रहा है। नतीजतन वे उन्हें दीवारों के ऊपर पहुंचने से नहीं रोक पाएंगे, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो फाटक तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान होगा। freewebnovel.com। लियोनेल दीवार के किनारे पर कूद गया और उस पर इतनी तेज गति से दौड़ने लगा कि उसकी गति मानव शरीर से भी अधिक थी। ऐसे लोगों की कोई कमी नहीं थी जो उसे धक्का देने या उसका संतुलन बिगाड़ने की कोशिश करते थे, लेकिन उसका समन्वय स्तर उस स्तर तक पहुंच गया था जिसकी कल्पना भी सैनिक नहीं कर सकते थे। दरवाजों की ओर बढ़ो, लियोनेल दहाड़ा। उसकी आवाज युद्ध के मैदान में गूंज उठी और फौरन होश में आए फ्रांसीसियों की जय जयकार दब गई। ये सही था, वे अभी भी युद्ध के बीच में थे। लियोनेल और आयना ने तीरंदाजों को दीवार के एक पूरे हिस्से पर पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। अगर ज्यादातर हिस्से बिना किसी नुकसान के बचे भी होते तो भी उन पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं होता, खासकर इसलिए क्योंकि दीवार का वह हिस्सा जो अब उन पर हमला करने में असमर्थ था, ठीक वही हिस्सा था जो ड्रॉब्रिज के दरवाजों की सुरक्षा करता था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे लियोनेल उनका कमांडर बन गया हो और कई लोग भूल गए कि उन्हें अभी भी जॉन के आदेश का इंतजार करना है। शायद लियोनेल के लहजे में आत्मविश्वास था, या ये कि वह पुरुषों के समूहों का नेतृत्व करने का आदी था, या शायद ये कि पिछले कुछ महीनों में उन सभी को उससे लगाव हो गया था, लेकिन उन्होंने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और पागलों की तरह आगे बढ़ गए। ये देखकर जॉन का चेहरा और भी काला पड़ गया। यह उसके बस से बाहर था। वह क्या कर सकती थी? उन्हें वापस आने को कहती, इससे उन्हें क्या झटका लगता? इतने समय तक वह कभी नहीं भूली थी कि वह एक औरत है। आज के जमाने में इसका कोई खास मतलब नहीं होता, लेकिन इस जमाने में इन पुरुषों की मान्यता पाने के लिए उसे कई सालों तक ईश्वर तुल्य कर्म करने पड़े थे।
वह अच्छी तरह जानती थी कि एक भी गलती उसकी सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। लियोनेल के होंठ मुड़ गए जब वह एक रक्षात्मक टॉवर पर कूद गया। एक रक्षात्मक शूरवीर की तलवार को चकमा देते हुए उसे लात मारकर दूर फेंक दिया। वह आगे बढ़ा और घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतर गया। महलों को रक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। यहाँ तक कि सीढ़ियों जैसी साधारण चीज भी इसी बात को ध्यान में रखती थी। इनसे हथियार चलाने के लिए आपके प्रमुख हाथ का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता था और यहाँ तक कि इनकी सीढ़ियां भी अनियमित आकार की होती थीं जिससे पैर फिसलने का खतरा रहता था। लेकिन लियोनेल के समन्वय आंकड़े के सामने इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। कुछ ही देर में वह गियर रूम में पहुंच गया जहां ड्रॉब्रिज को थामे रखने वाली बड़ी बड़ी जंजीरें उसके सामने लटक रही थीं। बदकिस्मती से उसे कुछ और भी मिला। रेमंड लियोनेल के सामने एक अजीब से भाव के साथ खड़ा था, जंजीरों की ओर जाने वाला रास्ता रोके हुए। उसके बगल में 10 चांदी के कवचधारी शूरवीरों का एक समूह लियोनेल की ओर उदास भाव से देख रहा था। उनमें से 3 के पास लंबे धनुष थे, 4 भालाधारी और 3 तलवारबाज थे। मैंने सोचा था कि आज कुछ अप्रत्याशित घटित होगा, लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। आप दोनों कौन हैं? आप कहां से हैं? क्या आपने बिशप की प्रतिक्रिया के बारे में नहीं सोचा? लियोनेल की पीठ पर आईना ने शूरवीरों और योद्धाओं के निरंतर आने जाने को रोक दिया था। रास्ता कितना संकरा था, ये देखते हुए उस पर कोई दबाव नहीं पड़ा, लेकिन रीमंड की बातों पर उसकी आंखें फिर भी सिकुड़ गईं। आश्चर्यजनक रूप से लियोनेल ने कोई भी शब्द व्यर्थ नहीं किया, जो कि रीमंड की अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत था। एक तेज गति से उसने अपना भाला हवा में उछाल दिया, जिससे वह घूमने लगा। उसके मुक्त हाथ ने अपना एक टिल्टल और एक डाट निकाला और उसे हुक में फंसाकर उसने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया। लियोनेल की शक्ति बढ़ गई, उसकी आंखें एक चमकदार हरे रंग की चमक में बदल गईं, जिससे रेमंड की आंखें चौड़ी हो गईं। आप, रीमंड के शब्द अभी बने ही थे कि हवा के एक तेज झोंके ने उसके हेलमेट को उड़ा दिया। वह बस चांदी की उस लकीर को देख पा रहा था जो हवा को चीरती हुई जा रही थी, और उसकी मंजिल वही जंजीरें थीं जिनकी रक्षा करने की रीमंड ने सोची थी। मक्खन में चाकू की तरह लियोनेल का तीर मोटी जंजीरों को चीरता हुआ निकल गया। 1400 के दशक की गहराई उच्च आयामों वाले प्राणियों द्वारा बनाए गए भाले से कैसे मेल खा सकती थी? जैसे जैसे फ्रांसीसी सैनिकों की दहाड़ तेज होती गई, जंजीरों की खड़खड़ाहट और तेजी की आवाजें गूंजने लगीं। लियोनेल ने अपना एक लटल पिस्तौलदान में रख लिया और घूमते हुए भाले को गिरने से पहले ही पकड़ लिया तथा उसे समूह की ओर तान दिया। लियोनेल ने अपने कांपते हुए बाएं हाथ को अपने बगल में छिपा लिया और उसे अपने शरीर से मजबूती से चिपका लिया ताकि उसकी अजीब हरकत कम स्पष्ट हो सके। जब उसने अपनी शक्ति को बलपूर्वक उत्तेजित किया, तो उसके हाथ पर स्थित बल कला से निकली बल श्रृंखलाओं ने अवसर का लाभ उठाकर उसका प्रतिकार किया। अंततः लियोनेल को उसे बलपूर्वक दबाना पड़ा, लेकिन परिणाम एक ऐसी निकासी थी जो पहले की तुलना में एक स्तर और भी अधिक हो गई। आईना को पता नहीं था, लेकिन लियोनेल पिछले कई दिनों से सो भी नहीं पाया था। अगर वह एक पल के लिए भी अपनी नींद दबाना बंद कर दे तो उसे तकलीफ होगी। खुशकिस्मती से वह ध्यान की अवस्था में पहुंच गया था, जिससे उसका मन शांत हो गया और वह सतर्क भी रहा, वरना शायद अब वह खड़ा भी नहीं रह पाता। यही असली वजह थी कि लियोनेल ने इतने आत्मविश्वास से रीमंड और बाकियों की तरफ अपना भाला तान दिया। वह कोई युद्धोन्मादी तो नहीं था, ये शब्द उसके स्वभाव के बिल्कुल विपरीत थे। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था, उसे अपनी कमजोरी छिपाने की पूरी कोशिश करनी थी। और ऐसा लग रहा था कि यह तरीका काम कर गया। लियोनेल द्वारा छोड़े गए दबाव और आक्रमणकारी फ्रांसीसी सैनिकों की गर्जना से रीमंड के पीछे खड़े अंग्रेजों को लगा कि अब उनका अंत हो चुका है। एक तरफ आईना थी जो सनकरी घुमावदार सीढ़ियों से उतरते शूरवीरों को अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से मार गिराती थी। उनके सामने लियोनेल था, जिसके बाल उसकी गति बढ़ने के साथ बेतहाशा उछल रहे थे, और उनकी पीठ पर हजारों फ्रांसीसी सैनिक उस निर्जन भूमि को पार कर रहे थे जिसे उन्होंने बनाया था और उस किले की ओर बढ़ रहे थे जिसकी वे रक्षा कर रहे थे। रीमंड भी वास्तव में इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सोच पा रहा था। योजना अभी पूरी होने के 10वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच पाई थी। भावनाओं के मैराथन दौर से गुजरते हुए उनका शांत भाव कई बार झिलमिलाया। अंत में उनका चेहरा गुस्से में बदल गया। ये दोनों कौन थे? उन्होंने इतने लंबे समय से इतनी लगन से योजना बनाई थी, अपने जीवन के कई साल इस लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिए थे। फिर भी यह सब ऐसे ही पूरा होने वाला था। वह कैसे तैयार हो सकता था? गहरी सांस लेने के बाद वह शांत हुआ। लियोनेल द्वारा ड्रॉब्रिज गिराए हुए मुश्किल से कुछ ही सेकंड बीते थे।
अभी बात खत्म नहीं हुई थी, अभी भी इसे पलटने का समय था। नहीं, शायद यह मूल योजना से भी बेहतर परिणाम था। उसी समय जमीन पर बनी ऐसी आकृतियां जिन पर लियोनेल ने ध्यान नहीं दिया था चमक उठी और 11 लोगों का समूह गायब हो गया। लियोनेल की नजर बस एक पल के लिए नक्काशी पर पड़ी, फिर उसे समझ आया। फोर्स आर्ट, एक टेलीपोर्टेशन फोर्स आर्ट। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि लियोनेल के सीढ़ियां उतरने से पहले ही वे यहां प्रकट हो गए। क्या फोर्स आर्ट क्षमता वाला आदमी उनमें से एक है? लियोनेल ने मन ही मन सोचा। लियोनेल को अचानक अपने कांपते बाएं हाथ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो आईना चिंता और गुस्से के मिले जुले भाव लिए उसकी तरफ देख रही थी। तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? लियोनेल ने जवाब देने के लिए मुंह तो खोला, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह बस जंजीरों से जल्द निपटना चाहता था। जितना ज्यादा वक्त लगेगा उतने ही ज्यादा फ्रांसीसी मारे जाएंगे। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि इसका इतना बुरा असर होगा। खुशकिस्मती से उसे अब आईना की सवालिया निगाहों का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि फ्रांसीसियों का पहला समूह खाई पार करने लगा था। लियोनेल ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अंदर के दरवाजों की तरफ देखा। गहरी सांस लेते हुए वह केवल ऐना की ओर विनती भरे भाव से देख सकता था, मानो उससे कह रहा हो कि वह अब और कुछ न कहे। आईना ने गुस्से में लियोनेल का हाथ नीचे कर दिया और उसे ऐसे घूरा जैसे उसे अपनी आंखों से ही जिंदा जला देना चाहती हो। फिर गुस्से से वह पलटी, उसकी कुल्हाड़ी एक तेज लाल चमक से जगमगा उठी। उसने अपनी सारी भावनाएं गेट पर उतार दी, उसे साफ साफ दो भागों में काट दिया और उसके निचले हिस्से को हवा के झोंके के साथ तोड़ दिया। दरवाजे उड़ गए और अपने साथ तीरंदाजों की कतार भी उड़ गई, जो दूसरी तरफ एक और खूनी नरसंहार शुरू करने के लिए इंतजार कर रहे थे। लियोनेल के होंठ फड़क गए। उसे सचमुच याद रखना था कि इस औरत को गुस्सा दिलाना बंद कर दे। अचानक उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। लियोनेल ने अपना पैर जमीन पर जोर से पटका, पूरी ताकत से आगे बढ़ा और आईना के पास पहुंचा। उसने उसकी कमर पकड़ ली और अपनी कांपती हुई बाईं बांह को उठाकर अपनी तेजी से फैलती ढाल से उसे रोक लिया। वे दोनों पीछे की ओर गिर पड़े और अपने पैरों के बल जमीन पर फिसलते हुए लगभग फ्रांसीसी अग्रिम पंक्ति से टकराने वाले थे। फोर्स चेस ने इस मौके का फायदा उठाकर लियोनेल की बांह पर और भी जोर से पकड़ लिया था, जिससे लियोनेल का उस पर से नियंत्रण लगभग छूट गया था। अगर ऐसा होता तो वह इसके नतीजों के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। लियोनेल ने अपनी संकुचित दृष्टि निजेल की ओर घुमाई, जो आंतरिक द्वार के दूसरी ओर से धीरे धीरे अपना धनुष नीचे कर रहा था, और फिर अपनी अब गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त ढाल की ओर गंभीरता से देखा। इतने समय तक कोई भी उस पर एक खरोंच तक नहीं लगा पाया था, लेकिन अब वह इतना विकृत हो गया था कि उसका आकार लगभग उसकी बांह तोड़ देने वाला था। थोड़ा और होता तो सचमुच टूट सकता था। वह तीर वाकई बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली था। अगर उसकी क्षमता में सुधार न होता और उसकी इंद्रियां अभूतपूर्व स्तर तक न पहुंचती तो शायद बहुत देर हो चुकी होती। उसी क्षण लियोनेल को अपनी ओर एक उग्र शक्ति का झोंका महसूस हुआ। उसने चौंककर आईना की ओर देखा, जो गुस्से से फटने ही वाली थी। ऐना। आईना अपनी उन्मत्त अवस्था से स्तब्ध थी। लियोनेल की परेशानियों और मौत के करीब पहुंचे अनुभव ने उसे लगभग फिर से अपना होश खोने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन सौभाग्य से इस बार लियोनेल ने उसे शुरुआत में ही पकड़ लिया। लियोनेल ने निगेल की ओर देखा, उसकी भौहों पर गहरी उदासी छा गई। स्थिति एक बार फिर बदल गई थी। रेमंड और उसके 10 शूरवीर प्रकट हुए, उनके पीछे एक महिला योद्धा भी प्रकट हुई जिसने सुनहरा मुखौटा पहना हुआ था और उसके साथ उसके शूरवीर भी थे। प्रत्येक महिला योद्धा ने ऐसे हेलमेट पहने थे जिनसे उनकी आंखों के छेद के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंग्रेज लगातार चारों तरफ से घुसते रहे और भीतरी दरवाजों में प्रवेश रोकने के लिए एक रक्षात्मक रेखा बना ली। कुछ ही देर में उनकी संख्या सैकड़ों में पहुंच गई, लेकिन लियोनेल की नज़र उस सुनहरे नकाबपोश औरत पर से हटी ही नहीं। हालांकि उसके हाथ में जो डंडा था उस पर अब झंडा नहीं था, फिर भी लियोनेल मूर्ख नहीं था। ये औरत साफ तौर पर जोन थी। हमलावर फ्रांसीसी सैनिक मानो किसी पूर्व मौन सहमति के तहत धीरे धीरे लियोनेल और आईना की पीठ की ओर एकत्रित हो गए। लियोनेल ने अपनी बाएं हाथ की कांपती हुई नस पर लगाम कसी। उसे आखिरकार लगा कि वह इस रहस्यमयी व्यक्ति की कठपुतली बने बिना अपनी शक्ति का फिर से इस्तेमाल कर सकता है। चूंकि जोन दुश्मन की तरफ पूरी तरह से खड़ी थी, इसलिए कहने को और कुछ नहीं था। लियोनेल ऐसे व्यक्ति के बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहता था। वह बस ये पूछना चाहता था कि आखिर इस सब का मकसद क्या था। इसमें कोई ठोस बात नहीं लग रही थी।
इस लड़ाई का क्या मतलब था? अगर उसका मकसद हारना ही था तो फ्रांसीसियों की तरफ से लड़ने की क्या जरूरत थी? और इस मोड़ पर उसने अपनी पहचान छिपाने की भी परवाह क्यों की? लियोनेल ने आंखें बंद कर ली और सिर हिलाकर आयना को छोड़ दिया। अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था। आज जॉन की कहानी का अंत हो जाएगा। एना, आयना ने अपनी हथेली ऊपर की ओर हिलाई जिससे लकड़ी का एक बिल्कुल चौकोर तख्ता दिखाई दिया। उसने वही बल तकनीक इस्तेमाल की जिससे उसे अपनी विशाल कुल्हाड़ी हवा में लहराने में मदद मिली। लियोनेल की नजरें गंभीरता से चमक उठीं जैसे ही उसका भाला आगे बढ़ा। पलक झपकते ही लकड़ी पर एक जटिल रून उभर आया जिसके किनारे हल्के समुद्री ज्वार की याद दिला रहे थे। लियोनेल के भाले के अंतिम प्रहार के साथ लकड़ी का तख्ता कटे हुए आंतरिक द्वारों से होकर आगे की ओर निकल गया। पहले तो ऐसा लगा जैसे कुछ नहीं होगा, बस एक लकड़ी का टुकड़ा हवा में उड़ रहा है। हालांकि तभी तापमान बढ़ने लगा। एक क्षण बाद लकड़ी का तख्ता आग की लपटों में बदल गया जो रून की रेखाओं से होकर गुजरने लगी। और अगले ही पल वह ढह गया और फिर 1 मीटर से भी ज्यादा व्यास वाले आग के गोले में बदल गया। निजेल, रेमोंड और जॉन की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। तीनों चौंक गए और डर गए, लेकिन लियोनेल और आयना ने एक बार फिर से हरकत कर दी थी। 3 सांसों के अंतराल में लकड़ी के 3 और तख्ते उनकी ओर उड़ते हुए हवा को झुलसा रहे थे। आखिरकार जॉन ने प्रतिक्रिया दी। उसके डंडे के एक झटके के साथ उसके शूरवीर आगे बढ़े और एक साथ पैर पटकने लगे। उसके ध्वजविहीन ध्रुवबाहु से सुनहरे तार निकले जो प्रत्येक शूरवीर के सिर से जुड़ गए और उनकी आभा को आसमान छूने लगे। एक क्षण बाद पहले आग के गोले के रास्ते में एक पतली और पीली सुनहरी गुंबद जैसी ढाल दिखाई दी। टकराना, बैरियर हिल गया और टूटकर गिरने के कगार पर पहुंच गया। निगेल ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने धनुष की डोरी खींची और 3 तीर छोड़े जो जादुई रूप से तेजी से एक के बाद एक प्रकट हुए। पहले अग्नि गोले के अंगारे चमक उठे और हवा से नीचे छिटक गए, जो जल्द ही एक पर्दा बन गया जिसमें 3 ऊर्जा बांग घुस गए और अगले 3 अग्नि गोले से टकरा गए। चलो चलें, लियोनेल ने छहों हमलों के आपस में टकराने से पहले ही दौड़ लगा दी। 80% संभावना है कि वह टक्कर को एक और ऊर्जा हमले के लिए कवर के रूप में उपयोग करेगा। ढाल। लियोनेल के कान फड़क रहे थे और अगली धमाकेदार आवाजों के बीच रीमंड के शब्द बमुश्किल ही सुन पा रहे थे। रीमंड मानो फुसफुसा रहा था। अगर लियोनेल की तेज समझ न होती तो वह सचमुच उसे सुन नहीं पाता। पूर्व ज्ञान, भविष्यवाणी, मानसिक। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि उसके कदम रुके नहीं। हालात को देखते हुए उस व्यक्ति को लग रहा था कि लियोनेल उसकी बात सुन नहीं पाएगा। दूसरी बात यह थी कि उसके पास बिना बोले संवाद करने का कोई तरीका नहीं था। जब तक लियोनेल उस पर दबाव बनाए रखेगा, तब तक भले ही वह उसकी सबसे संभावित कार्रवाई का अंदाजा लगा ले, वह केवल अपने लिए ही सर्वोत्तम कदम उठा पाएगा। ऐसे में उसकी क्षमता का प्रभाव बहुत सीमित हो जाएगा। लियोनेल की शक्ति उमड़ पड़ी, उसके बाएं हाथ पर पहाड़ जैसा दबाव पड़ रहा था। उसकी शक्ति के बिना ये युद्ध जीतना मुश्किल होता। हालांकि लियोनेल मोरालेस, शक्ति 0.99, गति 0.99 जोड़ 0.1, चपलता 0.99 जोड़ 0.1, आंशिक रूप से 0, समन्वय 1.15, सहन शक्ति 0.99 -1.20 जोड़ 0.05, 0 प्रतिक्रियाएं 1.15, आत्मा 1.00, बल 0.40। लियोनेल को लगा कि यह पर्याप्त है। freewebnovel.com। आयना ने लियोनेल को पीछे छोड़ दिया, अपनी विशाल चमकदार कुल्हाड़ी को नीचे की ओर घुमाया और बल की एक किरण उत्पन्न की जिससे विस्फोट 2 भागों में विभाजित हो गया। लियोनेल ने उसके कदमों में आए ठहराव का अवसर लिया और एक बार फिर उसके पास से निकल गया तथा उसके द्वारा बनाए गए रास्ते से छलांग लगा दी। ये देखकर रीमंड मुस्कुराया, उसे लगा कि उसने लियोनेल के हमले के तरीके का सही अनुमान लगा लिया था। हालांकि उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसने गलत अनुमान लगाया था। अपने पीछे नई बाधा आने की आशंका को देखते हुए लियोनेल ने उचित कार्रवाई की। जॉन के शूरवीरों की गतिविधियां उसकी क्षमताओं पर आधारित हैं। हालांकि जैसा कि अपेक्षित था, रीमंड की गतिविधियां अधिक स्वायत्त हैं। वे केवल उसकी रक्षा के लिए मौजूद हैं और उनकी सभी संयुक्त क्षमताएं बल कलाओं पर आधारित होनी चाहिए। एना, आयना पहले से ही पीछे पीछे आ रही थी। लियोनेल की आवाज सुनकर उसने लकड़ी का एक और तख्ता आगे फेंका। बल कलाएं सृजन कर सकती हैं, लेकिन वे विनाश भी कर सकती हैं। अगर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर पाता
तो यह अवरोध उसके लिए कुछ भी नहीं होता, खासकर तब जब इसने आईना की ऊर्जा दरांती का 1% पहले ही रोक रखा था। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि उसकी शारीरिक शक्ति अकेले इसे पार कर पाएगी। सौभाग्य से ऐसा जरूरी नहीं था। लियोनेल की आंखें तेजी से इधर उधर घूम रही थीं और उस बाधा के इर्द गिर्द की हर चीज को देख रही थी जिसकी ओर वह अभी भी छलांग लगा रहा था। उसकी क्षमता पूरी गति से घूम रही थी और अंतहीन गणनाओं में पागलों की तरह उलझी हुई थी। अगले ही पल लकड़ी का एक परिचित चौकोर तख्ता उसके सामने प्रकट हुआ और उसका भाला बिना किसी हिचकिचाहट के एक बार फिर आगे बढ़ गया। पूर्ववत करें, बल कला के अंतर्गत कई विधाएं थीं। वास्तव में उन्हें एक ही मानना थोड़ा मूर्खतापूर्ण था। इन विषयों में कुछ बहुत सम्मानित थे। इस अनुशासन का पालन करने वालों को डिक्रिप्शनिस्ट कहा जाता था। वे किसी भी बल कला का विश्लेषण करने और उसकी खामियों को पहचानने की क्षमता रखते थे। इस पेशे के लोग उच्च स्तरीय क्षेत्रों में और उच्च श्रेणी के आयामी गुरुओं की कब्रों की खोज में अमूल्य थे। बेशक लियोनेल ऐसा व्यक्ति नहीं था। बस उसे यह एहसास हुआ कि बल कला बल को एक खास तरीके से प्रवाहित करने की एक विधि मात्र है। विशिष्ट आवृत्तियां और परिस्थितियां विभिन्न घटनाओं को प्रकट करने की अनुमति देती हैं, लेकिन उस स्थिति में क्या उन आवृत्तियों का प्रतिकार नहीं किया जा सकता? यह एक साधारण विचार था जिसे लियोनेल ने पिछले कुछ दिनों में परखा था। उसे भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस रास्ते पर वह चल पड़ा है वह कितना अथाह है, और न ही रीमंड को इस बात का अंदाजा था कि अपनी खोज के कारण सबसे पहले उसे ही कष्ट सहना पड़ेगा। एक धीमी आवाज के साथ रीमोंड के शूरवीरों द्वारा बनाया गया रक्षात्मक अवरोध ताश के पत्तों की तरह ढह गया, जिससे लियोनेल और आयना को आगे बढ़ने का मौका मिल गया। इससे पहले कि पहला शूरवीर कुछ कर पाता, लियोनेल का भाला अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और उसके गले में जा लगा। उसने भाला वापस खींच लिया और खून की पहली धार फूटने से पहले ही आगे निकल गया। निगेल ने एक और तीर पीछे खींचा, लेकिन लियोनेल तक पहुंचने से पहले ही आयना आगे बढ़ चुकी थी। कुल्हाड़ी के एक झटके से तीर कांच की तरह चकनाचूर हो गया। बिना एक पल भी गंवाए लियोनेल का भाला धुंधलेपन की तरह फैल गया, जिससे 3 और शूरवीर बेरहमी से गिर पड़े। चाहे उन्होंने कितना भी कवच पहना हो, वह छोटी छोटी दरारों और छोटे से छोटे छेदों को ढूंढने में कामयाब रहा और हर बार एक ही वार में उनकी जान ले ली। जोन चुपचाप नहीं बैठ सकती थी। अपनी भाला हथियार की एक और लहर के साथ उसके शूरवीर एक बार फिर आगे बढ़े। लियोनेल ने सोचा था कि रेमंड के शूरवीरों की तरह ही उनसे निपटना भी आसान होगा। हालांकि उसे जल्द ही पता चला कि कई जांचों के बाद भी उसका और आयना दोनों ही उनके घेरे में फंसे हुए थे। जब भी लियोनेल को लगता कि उनमें से किसी एक को मारने का मौका मिल गया है, तो दूसरा उस पर ऐसे कोण से हमला कर देता कि उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। ऐसा कई बार होने के बाद लियोनेल का चेहरा गंभीर हो गया। वे अपनी इंद्रियां साझा करते हैं। लियोनेल की भौहें तन गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उनकी गति इतनी अचानक रुक जाएगी। थोड़े समय में सफलता पाने का एकमात्र तरीका है पूर्ण शक्ति। लियोनेल की नजरें सिकुड़ गईं और वह आगे की ओर बढ़ा। दूसरे लोग सोच सकते हैं कि पूर्ण शक्ति प्रदर्शित करने का एकमात्र तरीका ताकत है, लेकिन लियोनेल को एक और तरीका पता था, गति। 90% संभावना है कि वह बलपूर्वक अपना रास्ता बनाने का प्रयास करेगा। रीमंड की आवाज एक बार फिर लियोनेल के कानों तक पहुंची। उसके शब्द बेहद धीमे थे और उससे लग रहा था कि सिर्फ जोन ही उससे सुन सकती है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं थी। जोन ने एक बार फिर अपनी तलवार लहराई, जिससे उसके शूरवीर एक सशक्त हमले की तैयारी में एक साथ इकट्ठा हो गए। दुर्भाग्यवश हालांकि रेमंड की भविष्यवाणी सही थी, लेकिन वह ये बताने में असफल रहे कि लियोनेल कौन सी विधि अपनाएगा। लियोनेल ने अपना पैर मजबूती से जमाया, अचानक दिशा बदलकर एक शूरवीर और भीतरी द्वार के बीच की जगह से गोली चला दी। जोन की हरकतों ने उन्हें और भी ज्यादा उसके हथकंडे के आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। हवा की पुकार। जैसे ही लियोनेल ने अपनी आंखें खोली, उसके भाले की नोक पर एक हल्की सी चमक छा गई। रेमंड का आखिरी विचार सदमे से भरा था। वह, जो परमेश्वर का काम कर सकता था और भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता था, ऐसे मर गया। उसके माथे से खून का एक खूनी छेद रिस रहा था, जबकि आयना की कुल्हाड़ी के एक झटके से जोन के शूरवीर कई कदम पीछे हट गए। लियोनेल ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसके बाएं हाथ की नसें उसकी क्षतिग्रस्त ढाल के नीचे हरे सांपों की तरह उभरी हुई थीं। उसने उन तीनों में से सबसे खतरनाक को तो मार गिराया था, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। वह अपना बायां हाथ नहीं हिला सकता था। रेमंड। निगेल की लगभग उन्मादपूर्ण चीख तब निकली जब समय एक क्षण के लिए रुक गया।
क्रोध से अंधा होकर उसने लियोनेल पर एक के बाद एक तीर चलाए। क्रोध में उसके तीर हिंसक रूप से फैल गए और गरजते हुए बाढ़ के अजगर बन गए जो आकाश में सांप की तरह उड़ रहे थे। लियोनेल ने इन हमलों का सामना मूर्खता से नहीं किया। जाहिर है, जब उसने हमला किया था तब निगेल भावनाओं में बहकर पूरी स्थिति को भूल गया था। लियोनेल ने तेजी से कई घुमावदार कदम उठाए और शक्तिशाली तीरों को आसानी से चकमा दे दिया। कोई और व्यक्ति इतने महान तीरंदाज के हमलों को 30 मीटर की दूरी से भी नहीं चकमा दे पाता, लेकिन लियोनेल अलग था। वह हवा में तीरों की दिशा का अंदाजा नहीं लगा रहा था, उसने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि निगेल के धनुष की डोरी छोड़ते ही तीर कहाँ गिरेंगे। जैसे ही लियोनेल तीरों की उस भयानक बारिश के पास से गुजरा, दबी हुई धमाकों और दर्द भरी चीखों का एक कोरस सुनाई दिया। उसे यह जानने के लिए पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी कि निगेल की जल्दबाजी ने जोन के आदमियों पर असर डाला था, यहां तक कि उनमें से 2 को मार भी डाला था। लियोनेल ने आईना पर भरोसा करने का फैसला किया। अगर वह उनमें से किसी एक को भी जल्दी से मार गिराता तो दोनों बेफिक्र होकर जोन को हराने पर ध्यान केंद्रित कर सकते थे। उस समय तक आम सैनिकों ने इस स्तर की लड़ाई में हिस्सा लेने की हिम्मत भी नहीं की थी। इसलिए लियोनेल को लगा कि वह कम से कम अभी के लिए उन्हें सीधे नजरअंदाज कर सकता है। दुर्भाग्य से जब वह निगेल की ओर दौड़ रहा था, तभी रेमंड के बचे खुचे शूरवीर आगे बढ़े। उनकी निगाहें लाल हो गईं और उन्होंने अपने हथियार उसकी ओर तान दिए। साफ था कि वे भी उस आदमी की बहुत परवाह करते थे। लियोनेल के दिल का एक हिस्सा अपराधबोध से ग्रस्त था, हालांकि वह उसे दबा ही सकता था। उसने पहले ही इस नई विश्व व्यवस्था का हिस्सा बनने का संकल्प ले लिया था। दूसरों की हत्या करना और उनके दर्द की जड़ बनना ऐसी चीज थी जिससे वह बच नहीं सकता था। जब तक उसे अपने कार्यों के प्रति स्पष्ट विवेक है, वह आगे बढ़ता रहेगा। लियोनेल की निगाहें और भी दृढ़ हो गईं। उसने अपने बाएं हाथ को जितना हो सके अपने शरीर से कसकर पकड़ लिया। उसका भाला एक बार फिर आगे की ओर बढ़ गया। हालांकि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन उसके वार की शक्ति और गति ऐसी नहीं थी जिसका सामना कोई सामान्य इंसान कर सके। वह बहुत तेज, बहुत फुर्तीला, बहुत ताकतवर था। उसकी नज़र दूर तक और निगेल के पीले पड़ते चेहरे पर घूम गई। साफ था कि उस आखिरी हमले ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था। खून के छींटे की आवाज लगभग किसी दबाव वाली नली से बहते पानी जैसी थी। पलक झपकते ही लियोनेल ने 3 और लोगों को मार गिराया और उस छेद का इस्तेमाल करके निगेल की ओर गोली चला दी। जोन जाहिर तौर पर ऐसा कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उसके आदमियों को आयना की तरफ पीठ दिखानी पड़े, जो उस समय अकेले ही उनमें से 8 को रोके हुए थी। असल समस्या ये थी कि एक तीरंदाज होने के नाते निगेल को उनसे दूरी बनाकर रखना था और वह शुरू से ही उनसे दूर था। जब वे आगे बढ़कर रास्ता रोक रहे थे तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह कभी खतरे में पड़ सकता है। फॉर्म अप करो, निगेल दहाड़ा। खैर, लियोनेल और उसके बीच अभी भी सैकड़ों अंग्रेज थे। यह उसके संभलने के लिए काफी था। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी बहुत जल्दबाजी की थी, यहां तक कि जोन के 8 शूरवीरों में से 2 के मारे जाने का कारण भी यही था। अगर जोन ने ऐसा न किया होता तो ये संख्या और भी ज्यादा होती और उनमें से और भी ज्यादा मारे गए होते। इस आदेश से अंग्रेज डर के मारे कांप उठे। देवताओं के बीच युद्ध में शामिल होना साफ तौर पर अपनी जान जोखिम में डालना था, लेकिन उन्होंने आज्ञा तोड़ने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्होंने इस देवता को नाराज कर दिया तो उनका क्या होगा? लियोनेल की भौहें तन गईं। यदि उसे वास्तव में इतने सारे परीक्षणों से गुजरना पड़ा तो इससे न केवल वह उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा जिसके लिए उसने इतनी जल्दी खुद को इसमें शामिल करने का निर्णय लिया था, बल्कि इससे उस तीरंदाज को बहुत अधिक समय भी मिल जाएगा। उसकी निगाहें झपक गईं जब उसने देखा कि भीतरी गेट का एक टुकड़ा आयना ने पहले एक लात से उड़ा दिया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने एक किक के साथ टुकड़े को ऊपर की ओर उछाला तथा अपने भाले को एक परिचित गति में आगे बढ़ाया, जिससे लकड़ी का टूटा हुआ टुकड़ा आगे की ओर उड़कर अंग्रेजों की रक्षात्मक पंक्ति में जा लगा। अंग्रेज शूरवीर डर के मारे चीखने लगे और किनारे की ओर भागने लगे, क्योंकि उन्हें इस हमले का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। कई तो आंखें बंद करके घुटनों के बल प्रार्थना करने लगे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके पास रास्ते से हटने का समय नहीं है। जब तक उन शूरवीरों को यह एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, तब तक उनके पास से तेज हवा बह चुकी थी और लियोनेल पहले ही उन्हें पीछे छोड़ चुका था। निगेल सदमे में सब देख रहा था, यहां तक कि जब लियोनेल अपने तीरंदाजी टॉवर पर आया और उसकी गर्दन से उसका सिर काट दिया, तब भी उसकी आंखों में शिकायत साफ दिखाई दे रही थी। वह सचमुच ऐसी ही एक छोटी सी चाल की वजह से मर गया था। लियोनेल के लिए इतनी जल्दी फोर्स 8 बनाना नामुमकिन था।
फोर्स आर्ट के लिए स्थिर हाथ और सटीक चाल की जरूरत होती है। हवा में उछाले गए लकड़ी के तख्त पर इसे बनाना नामुमकिन था। हालांकि लियोनेल को इसकी जरूरत नहीं थी, उसे बस अंग्रेजों का ये विश्वास दिलाना था कि वह ऐसा कर सकता है। लियोनेल एक पल के लिए भी नहीं रुका। जिस लकड़ी के टॉवर पर वह खड़ा था, उसका फायदा उठाते हुए उसने अपना भाला नीचे की ओर फेंका और तेजी से कई फोसात सुकेर दिए। उसने नीचे कूदने से पहले इंतजार नहीं किया, उसके पीछे का टावा आग की एक जबरदस्त बारिश में धधक उठा जिसने अंग्रेजों को चारों दिशाओं में भागने पर मजबूर कर दिया। उन्हें यह मानने का भी मौका नहीं मिला कि शायद लियोनेल अब स्वर्ग को चुनौती देने वाले आग के गोले नहीं बना सकता, इससे पहले कि उसने सीधे उस विचार को काट दिया। मैं अपनी सीमा तक पहुंच रहा हूं, लियोनेल ने सोचा। उसका जबड़ा कसकर भींचा हुआ था क्योंकि वह स्थिति का फायदा उठाकर आईना की ओर वापस भागा। बल कला को चित्रित करने के लिए भी बल की आवश्यकता होती थी। बस अगर आपका नियंत्रण अच्छा था तो तुलनात्मक रूप से यह मात्रा नगण्य थी। अपने अत्यधिक उच्च स्पिरिट स्टेट के साथ लियोनेल की तुलना में समान क्षमताओं वाले किसी भी व्यक्ति का बल नियंत्रण उससे बेहतर नहीं था। यही कारण था कि वह अपनी बाईं भुजा की स्थिति के बावजूद भी उन्हें चित्रित कर सकता था। हालांकि अगर यह छोटी रकम भी थी तो भी यह एक रकम ही थी। अगर वह अपने भंडार का और इस्तेमाल करता तो उसके पास जंजीरों को दबाने के लिए जरूरी ताकत नहीं बचती। लियोनेल को इस समय यह एहसास नहीं था कि उनमें से सबसे खतरनाक रेमंड नहीं था। लियोनेल ने जल्दी से आगे की स्थिति पर नजर डाली और जब उसने देखा कि आईना ठीक है तो उसने राहत की सांस ली। दरअसल वह ठीक ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा ठीक थी। उसने जोन के 4 और शूरवीरों को मार गिराया था, अब सिर्फ 4 ही बचे थे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जोन का नियंत्रण और भी मजबूत हो गया था और चिंता कम हो गई थी, जिससे मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अच्छा, मैं उसे अभी बाहर ले जाऊंगा और सब खत्म हो जाएगा। लियोनेल ने अपनी थकान को दबाया और आग के गोलों की बारिश के बीच आगे बढ़ा। उसे महीनों से चल रहे इस मामले का अंत साफ दिखाई दे रहा था। वह जोन पर टूट पड़ा, उसकी नजरें दसियों मीटर दूर से जोन से मिल रही थीं। रीमंड के शूरवीरों ने एक बार फिर उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन आखिरी शूरवीर उसके भाले के एक झटके से गिर पड़ा। वे जमीन पर गिरे भी नहीं थे कि लियोनेल कई मीटर पीछे उनकी पीठ पर आ गया था। जोन की निगाहों को पढ़ना मुश्किल था। अपनी नजरें उससे हटाए बिना भी लियोनेल समझ नहीं पा रहा था कि वह शांत है या उलझन में है। सुनहरे मुखौटे के नीचे छिपी उसकी नीली आंखें बीच बीच में हल्की सी लहरें मारती और फिर रुक जाती। सच में ऐसा लग रहा था जैसे उसका अंत हो चुका है। वह अपने शूरवीरों को आईना से वापस नहीं खींच सकती थी, वरना वह खूनी कुल्हाड़ी उसकी जान ले लेती। साथ ही वह हमेशा से ही पीछे की पंक्ति में रही थी, क्योंकि उसके पास कोई युद्ध कौशल नहीं था। जिस क्षण लियोनेल ने रीमंड की जान ली, उसे पता था कि अगर उसका निशाना वह होती तो वह प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं रखती। 20 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर। लियोनेल ने अपना भाला लहराया, अपने झुलसते फेफड़ों को शांत किया और अपनी पूरी ताकत से आगे की ओर वार किया। उसने उस पर शब्दों को व्यर्थ नहीं किया। ऐसा करने का समय तो बहुत पहले ही निकल चुका था। उसी क्षण लियोनेल ने आह जैसी आवाज सुनी, और यह आवाज खुद जोन की तरफ से आई थी। उठना। जोन के ध्रुवबाहु से सोने की एक माला अलग होकर रेमंड की लाश में जा घुसी, जो उसके बगल में पड़ी थी, जिससे वह अचानक खड़ा हो गया और लियोनेल के सीने पर प्रहार को झेलने लगा। एक झटके के साथ लियोनेल का भाला उसकी छाती की प्लेट से टकराकर वापस उछला, जिससे उसकी बांह तक एक मजबूत प्रतिध्वनि उत्पन्न हुई। ये केवल एक क्षण था, लेकिन जोन ने पहले ही पीछे की ओर गोली चला दी थी और अपनी पोलार्म को ऊपर उठा लिया था। लाशों की एक कतार जो लियोनेल और एना के प्रयासों का परिणाम थी, उसके रास्ते में दिखाई दे रही थी। जोन के होठों से एक धीमी चीख निकली और उसके पोलार्म से निकले कुछ सुनहरे धागे सैकड़ों में बदल गए। न सिर्फ वह बिखरे हुए अंग्रेजों की भीड़ में जा गिरा, बल्कि फाटकों को चीरता हुआ फ्रांसीसियों की रक्षात्मक पंक्ति में भी घुस गया। लियोनेल बस राहत की सांस लेना चाहता था। जोन कोई नेक्रोमेंसर नहीं थी, उसने रीमंड को सचमुच मृतकों में से जिंदा नहीं किया था, उसने तो बस उसके अंगों पर नियंत्रण किया था और उसे मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया था। लेकिन सोने की जिस मोटी परत की उसे जरूरत थी, उसे देखते हुए उसने ये निष्कर्ष निकाला कि इसमें जीवितों को नियंत्रित करने से ज्यादा मेहनत लगती है। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसने पहले इस क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। उसने सोचा था कि जोन की दूसरों को नियंत्रित करने की क्षमता सीमित है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अचानक सैकड़ों शूरवीरों को इस तरह अपने नियंत्रण में ले लेगी।
नहीं, मैं उसे जगह बनाने नहीं दे सकता। लियोनेल ने आईना की ओर देखा, लेकिन वह अभी भी बाकी 4 शूरवीरों से जूझ रही थी। कोई और चारा न होने के कारण वह अकेले ही पूरी ताकत से आगे बढ़ सकता था। अरे, मुझे तो उसे पहले ही बाहर निकाल लेना चाहिए था। दरअसल लियोनेल की कोई गलती नहीं थी। वह महीनों से जॉन का पीछा कर रहा था, लेकिन वह बस उसके आंकड़े बढ़ाती थी और एक साथ 10 से ज्यादा शूरवीरों को ऐसा नहीं करती थी। इसके अलावा उसने कभी उन पर उस तरह नियंत्रण नहीं किया जैसा वह अभी कर रही थी। वह ये सोचने में चूक गया कि जब वह अपनी ताकत छुपा रहा था, तो वह भी ऐसा कर रही थी। यदि किसी को एक ऐसे पुरुष के बीच चयन करना हो जो भविष्य को जान सकता है, और एक कमजोर महिला जो केवल 10 शूरवीरों को ही नियंत्रित कर सकती है, तो ये स्पष्ट था कि अधिकांश लोग क्या निर्णय लेंगे। हालांकि अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। लियोनेल के दिल में थोड़ी बेचैनी सी महसूस हुई। जाहिर है वह जॉन से कहीं ज्यादा तेज था, लेकिन लाशों और अपनी जान देने आए अंग्रेजों के कारण उसका रास्ता रुकता ही जा रहा था। साथ ही उसे पता था कि फ्रांसीसी निश्चित रूप से आईना की ओर बढ़ रहे हैं। वह इस हद तक पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि वह पीछे मुड़कर उसकी मदद करने की अपनी इच्छा पर काबू नहीं रख पाएगा। लियोनेल ने एक बार फिर अपना भाला अपनी पीठ पर टिकाया और अपना एटलटल निकाला। आमतौर पर एक हाथ से तीर चलाना उसके लिए कोई समस्या नहीं होती, लेकिन चारों तरफ से उस पर हमला हो रहा था, जिससे ये प्रक्रिया और भी मुश्किल हो गई। और भी मुश्किल क्योंकि उसका बायां हाथ बेकार था। उसे जल्दी से काम करना पड़ा, वरना वह अपना बचाव बिल्कुल नहीं कर पाता। वह बड़ी मुश्किल से सफल हो पाया, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कई तलवारों, भालों और भालों की चमकती हुई सतहें उसकी दिशा में आ रही थीं। कोई विकल्प न होने पर लियोनेल ने अपने दांत पीस लिए और अपना एटलटल गिरा दिया, तथा इन हथियारों को दूर फेंकने के लिए अपनी पीठ से भाला बाहर खींच लिया। लियोनेल को महसूस हो रहा था कि जॉन उससे और दूर होती जा रही है। हालात और भी बदतर हो गए थे। आईना का आभामंडल भी अस्थिर होने लगा था। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह फिर से पागल हो सकती थी। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा, तो वह आईना को 7वें नोड में अपनी सफलता का इस्तेमाल करके उस बलकला को तोड़ने देता जिसने उन्हें फंसा रखा था। तब तक वह अपनी शक्ति को स्थिर कर सकती थी और उसे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन अब यहां उसकी मदद के लिए पर्याप्त शक्ति का स्रोत ही नहीं था। लियोनेल जितना ज्यादा सोचता, उसके दिल में उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती और उसका भाला उतना ही बेकाबू होता जाता। ये सिर्फ उसके विचारों की नहीं, उसकी थकान की वजह से था। जब उसके पैरों में सीसा भरा हुआ और बाहें हड्डी रहित लग रही थीं, तो उसका नियंत्रण पहले जैसा कैसे रह सकता था। शांत हो जाओ लियोनेल, सांस लो, सोचो, तुम हमें इससे कैसे निकालोगे। दृढ़ता का मतलब सिर्फ तब नहीं था जब सुविधा हो, ये तब और भी महत्वपूर्ण था जब सब कुछ निराशाजनक लग रहा था। मामले में स्थिति सचमुच निराशाजनक लग रही थी। जोआन को रोकने के लिए और भी ज्यादा शूरवीर उमड़ पड़े थे। ऐसा लग रहा था कि आईना फिर से नियंत्रण खो देगी, और लियोनेल को भी लग रहा था कि वह अपनी सीमा के करीब पहुंच रहा है। उसका शरीर भारी था, उसकी शक्ति क्षीण थी, और उसकी बाईं भुजा में ऐसा महसूस हो रहा था मानो उसमें हजारों सुइयां चुभो दी गई हो। हालांकि इस स्थिति के बावजूद लियोनेल अपने दिल को शांत रखने में कामयाब रहा। माया मंदिर में उसने अपनी जान गंवा दी थी, जितनी बार उसे याद है उससे कहीं ज्यादा बार। इन परिस्थितियों से बाहर निकलने में हमेशा उसकी बुद्धि ने मदद की, न कि उसकी शक्ति ने। इस बार वह बहुत जल्दबाजी में था। अगर वह इस लड़ाई में लगातार बल प्रयोग की कोशिश न करता तो उसकी यह हालत इतनी जल्दी न होती। बेशक ये भी मुमकिन था कि ऐसी स्थिति में रीमंड और निगेल अभी भी जिंदा होते, लेकिन लियोनेल को अब भी लग रहा था कि वह ज्यादा समझदारी और बेहतर तरीका अपना सकता था। आखिरकार वो गलतियां करता रहा क्योंकि उसे पर्याप्त जानकारी ही नहीं थी। अगर उसे पता होता कि उस फोर्स 8 की कैद से बाहर निकलना कितना आसान है, तो वह अपने हाथ पर यह चीज कभी नहीं बनाता। अगर उसे पता होता कि जॉन में ऐसी क्षमताएं हैं, तो वह रीमंड से पहले उसे मार देता। लेकिन अब ऐसी बातों पर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं था। उत्तेजित होने से उसे कुछ हासिल नहीं होने वाला था, बल्कि ऐसी मानसिकता के चलते वह और भी गलतियां कर सकता था। लियोनेल ने अंग्रेजों की एक और आगे की हरकत को रोका। उसकी हल्की हरी आंखें जॉन पर टिकी थीं, जो अब भी उससे लगातार दूरी बढ़ा रही थी। सच कहूं तो अगर उसका चमकीला सुनहरा कवच न होता तो वह उसे लाशों के सागर में पहले ही खो चुका होता। डराने की तरकीबें अब काम नहीं आएंगी, उन पर काबू पाया जा रहा है। सोचो, सोचो। लियोनेल ने आगे बढ़ना बंद नहीं किया।
वह पहले जितना ही बेचैन लग रहा था उतना ही बेचैन लग रहा था, जिससे जॉन के पास और भी शूरवीरों के साथ लगातार जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। उसके पास कोई चारा नहीं था। अगर वह आगे बढ़ना बंद कर देता तो उसे घेरना बहुत आसान हो जाता। उद्धरण डॉट 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 अगर उसके लिए इस तरह सारे फ्रांसीसियों पर कब्जा करना मुमकिन था तो उसने यहाँ आने की जहमत ही क्यों उठाए। अगर उसने फ्रांसीसियों पर शुरू से ही कब्जा कर लिया होता जब वे दरवाजे से अंदर घुस रहे थे तो आयना और मैं बिल्कुल चौंक जाते। इससे भी आगे, अगर फ्रांसीसियों को नियंत्रित करना इतना आसान था तो उसने मास्क पहनने पर जोर क्यों दिया। नहीं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा क्यों। लियोनेल की निगाहें और अधिक चमकीली होती गईं। एना, उनके हेलमेट उतार दो। लियोनेल की दहाड़ ने युद्धभूमि को हिलाकर रख दिया। उसके शब्द पढ़ते ही जॉन की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पीछे हटने के कारण वह पहले ही अपने शूरवीरों से बहुत दूर थी, और अगर वह पास भी होती तो भी आयना को इतना आसान काम करने से रोक पाने की उसकी कोई क्षमता नहीं थी। लियोनेल को आखिरकार कुछ समझ आ गया था। जब उसने देखा कि रीमन की लाश पर सोने की जो रेखा थी वो मोटी हो गई थी तो उसने गलती से मान लिया था कि जॉन के लिए मृतकों पर नियंत्रण पाना ज्यादा मुश्किल होगा। हालांकि ऐसा नहीं था। सोने की रेखा मोटी होने का कारण जॉन द्वारा रीमन की लाश की रक्षात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए एक बफ का इस्तेमाल करना था। freewebnovel.com। उस समय लियोनेल इतना बेचैन था कि उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। यह सच था कि रेमंड ने शूरवीरों का कवच पहना था, लेकिन लियोनेल को बहुत पहले ही यह समझ आ गया था कि इस जमाने की कारीगरी उसके हाथ में मौजूद हथियारों के सामने कुछ भी नहीं है। तो अगर जॉन का दखल न होता तो उसका भाला इस तरह कैसे पलट सकता था। यदि उसने गणना की कि उसका भाला कितना बल लगा सकता है और उसे इस तरह से रोकने के लिए कितना बल चाहिए होगा, तो लाश पर नियंत्रण पाने के लिए जॉन को जितने बल की आवश्यकता थी वह वास्तव में एक जीवित प्राणी को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक बल की मात्रा का 10% से भी कम था। इसका आखिरकार क्या मतलब था? इसका मतलब था कि जीवित लोगों को नियंत्रित करना मृत लोगों की तुलना में ज्यादा मुश्किल था। इस बिंदु के बाद लियोनेल के पास कोई ठोस सबूत नहीं था और वह केवल अपने अनुमान ही लगा सकता था। यह एक निराशाजनक स्थिति थी, इसलिए वह केवल ये देखने की कोशिश कर सकता था कि क्या अटकता है। लेकिन उसे लगा कि यह निष्कर्ष निकालना तर्कसंगत होगा कि जीवित प्राणियों को नियंत्रित करना इसलिए अधिक कठिन होगा क्योंकि वे उस नियंत्रण के विरुद्ध लड़ रहे होंगे। अगर यह स्वीकार किया जाता तो फिर जॉन अपना चेहरा क्यों ढकती? वह अपने शूरवीरों के सिर क्यों ढकती कि सिर्फ उनकी आंखें ही दिखाई देती? आईना की कुल्हाड़ी आगे की ओर बढ़ी तथा जॉन के शूरवीर द्वारा पहने गए हेलमेट के किनारे को मुश्किल से छू पाए क्योंकि वह पीछे की ओर भाग रहा था। एक चमकता हुआ सोना आसमान में उछला, युद्ध क्षेत्र के ऊपर घूमता हुआ, फिर धीरे धीरे जमीन पर उतर आया। जो कुछ सामने आया वह लियोनेल अपनी सुविधाजनक जगह से मुश्किल से देख पा रहा था। लेकिन जुआन के नियंत्रण में आयना को घेरे हुए फ्रांसीसी लोगों ने सब कुछ साफ साफ देख लिया था। वह एक नौजवान था जिसे सब पहचानते थे। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे और माथे पर नसें उभरी हुई थीं। साफ था कि वह अपनी तलवार को फिर से नीचे गिराने से खुद को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। वे सब उस युवक को पहचान गए। वह थोड़ा भोला, थोड़ा मूर्ख और थोड़ा परेशान करने वाला भी था, लेकिन सबके दिलों में उसकी जगह थी। वह माइकल था। तभी लियोनेल को पूरी तरह समझ आया। जॉन के शूरवीरों में से कुछ के मरने के बाद भी वे और भी ज्यादा ताकतवर क्यों हो गए थे। इसकी वजह यह थी कि उन्हें काबू करना आसान हो गया था। इस पूरे समय वह उनकी इच्छाओं के विरुद्ध लड़ती रही थी। जॉन ने लाशों की बजाय जिंदा लोगों का इस्तेमाल क्यों जारी रखा, इसका जवाब लियोनेल को भी मिल गया। लाशों को चमकाना उसके लिए कहीं ज्यादा मुश्किल रहा होगा, वरना सोने की वह रेखा इतनी मोटी क्यों होती। आखिरकार ये सौदा इसके लायक नहीं था। माइकल का चेहरा देखकर फ्रांसीसी और भी जोर से लड़ने लगे। वे पहले से ही लियोनेल की बहन पर हमला नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन्हें लियोनेल एक मूक प्राणी के रूप में पसंद था, लेकिन आयना के बारे में उनकी कोई खास राय नहीं थी। यही वजह थी कि जॉन ने उन्हें नियंत्रित करके उसे ही गिरा दिया, बजाय इसके कि लियोनेल पर हमला किया जाए, जो कहीं ज्यादा पसंदीदा था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि लियोनेल ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर उसकी कमजोरी को समझ लेगा। लियोनेल तुरंत इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता था। कौन जाने जॉन के पास उन पर फिर से कब्जा करने का कोई तरीका हो।
लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो जो कुछ उसने देखा उससे वह स्तब्ध रह गया। जॉन के मुखौटे की आंखों की झिर्रियों से खून रिस रहा था। उसका पोलार्म, जो हवा में उठा हुआ था, उसे थामे हुए एकमात्र सहारा था। लियोनेल को हल्का सा दिखाई दे रहा था कि जिस खूबसूरत हाथ से उसने उसे पकड़ा था वह बूढ़ा और झुर्रीदार हो गया था। कुछ ही पल बाद वह जमीन पर गिर पड़ी। होश में होने के कारण लियोनेल को ये जानने के लिए पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि क्या हुआ था। जोन ऑफ आर्क, जीन डी आर्क, मर चुकी थी। लियोनेल स्तब्ध खड़ा रहा। बस ऐसे ही खत्म हो गया। उसके सामने अभी भी अंग्रेजों का एक झुंड था। अपनी इस हालत में उसे उन्हें हराने का भी भरोसा नहीं था। रास्ता काटकर जोन को गिराने की तो बात ही छोड़ दीजिए। लियोनेल को अचानक ठंडी सिहरन महसूस हुई, जिससे वह तेजी से स्रोत की ओर घूमा। हालांकि उसे कुछ और अंग्रेज मिले और पीछे फ्रांसीसी शूरवीरों का एक झुंड। उसकी भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन चाहे उसने अपनी आंतरिक दृष्टि कितनी भी घुमाई, उसे कुछ भी गलत नहीं मिला। कुछ भी न पाकर वह वापस मुड़ा और धीरे धीरे जोन के शव की ओर बढ़ा। अब तक अंग्रेजों ने उसका रास्ता रोकने की हिम्मत नहीं की थी। उनके सेनापति मर चुके थे और अब उनके पक्ष का देवता भी मर चुका था, तो वे कैसे जवाबी लड़ाई जारी रखने की हिम्मत कर सकते थे। लियोनेल के गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने उसे कुछ हास्यास्पद सा कहते हुए देखा और उसका अंत उस व्यक्ति की मृत्यु में हुआ जिसे वे अजेय मानते थे। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि लियोनेल किस सोच विचार का इस्तेमाल करता था। उन्हें बस इतना पता था कि उसकी ताकत अथाह थी। लियोनेल ने अपने मजबूत हाथ से जोन को पलटा और धीरे धीरे उसका मुखौटा उतार दिया। सामने का नजारा देखकर वह खुद को उलझन में पड़ने से नहीं रोक सका। कभी खूबसूरत रही जोन अब एक बुरी झुर्रियों वाली औरत बन गई थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, उनका चमकीला नीला रंग दूध या धूसर सफेद में बदल गया था। हालांकि लियोनेल को यकीन था कि यह वाकई जोन ही थी। लियोनेल ने अपना सुनहरा पोलार्म उठाया। कभी उस पर गर्व से फ्रांसीसी झंडा था, लेकिन अब वह बंजा और अकेला था। यहां तक कि उससे निकलने वाली हल्की सुनहरी रोशनी भी अब गायब हो गई थी और पीछे एक साधारण सी छड़ी रह गई थी। हालांकि यही वह लाठी थी जिसकी वजह से अंग्रेज कई कदम पीछे हट गए। उन्हें डर था कि कहीं वे फिर से अपने शरीर पर नियंत्रण न खो दें। ऐसा नजारा देखकर लियोनेल को एहसास हुआ कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। पेरिस पर कब्जा हो चुका था। एक चमकती रोशनी में आईना और लियोनेल गायब हो गए। जीन चुपचाप ये सब होते देख रहा था। उसके हेलमेट की दरारों के पीछे उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। खैर, जो भी हो, ये आंखें किसी ऐसे आदमी की नहीं लग रही थी जिसने अभी अभी अपने जीवन के प्यार को खोया हो। उसकी चमकती पुतलियां लगभग खुश लग रही थीं। एक विफलता, तारांकन। जब लियोनेल की नजर साफ हुई तो उसने खुद को फिर से एक जानी पहचानी जगह में पाया। लेकिन निराशा की बात यह थी कि उसे आईना अपने पास नहीं मिली। शायद पिछले कई महीनों से उसे हर समय अपने पास रखने की वजह से वह उससे कुछ ज्यादा ही जुड़ गया था। कम से कम पिछली बार की तुलना में उसकी हालत बेहतर थी। उसे लगा कि यह थोड़ा पुरानी यादों में खो जाने जैसा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि जब वह किसी मौत के करीब पहुंच गया था और खासकर कूल्हे के टूटने के असहनीय दर्द की बात हो तो उसे याद करने के लिए कुछ अच्छा था। लियोनेल ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी नाक रगड़ी। खैर, यहां से जाने के तुरंत बाद वह उसे फिर से देखेगा। जब उसने ये सोचा तो मन ही मन हंसी आई। अगर जेम्स यहां होता तो वह उसे जरूर प्रेम में पागल मूर्ख कहता। रुको, यह मेरा बायां हाथ है। लियोनेल ने पलकें झपकाईं। उसे एहसास हुआ कि उसने अभी अभी अपनी नाक रगड़ने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसका दायां हाथ अभी भी जोन के पोलार्म को पकड़े हुए था। उसने जल्दी से अपने हाथ के पीछे बने फोर्स आर्ट को देखने की कोशिश की। लियोनेल मुस्कुराया जब उसे एहसास हुआ कि फोर्स आर्ट का मूल टूट चुका है। जैसा कि अपेक्षित था, आयाम जितना ऊंचा होगा, बलकला के कार्य करने की आवश्यकताएं उतनी ही अधिक होंगी। ये बलकला तीसरे आयाम में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी, लेकिन अगर कोर इस तरह से बिखर गया तो ये रिक्त स्थान कम से कम सच्चे चौथे आयाम का तो होना ही चाहिए। जैसे ही लियोनेल ने ये सोचा, उसे लगा कि एक घूमती हुई शक्ति उसकी ओर बढ़ रही है। अरे नहीं, क्या मेरे बाल फिर से झड़ने वाले हैं? बल प्रयोग से उसके बालों को फिर से उगाना आसान था, लेकिन वह कोई जादूगर तो नहीं था, कम से कम अभी तक तो नहीं। उसके बाल पहले की तुलना में अब भी बहुत छोटे थे, हालांकि वे सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। लगता है तुमने फिर से कुछ पागलपन किया है, बच्चे। लियोनेल, जो ध्यान में जल्दी से उठकर बैठ गया था और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया था, ने यह आवाज अपने कानों में सुनी।
अंकल मोंटेज, आखिर क्या हो रहा है? आपकी पिछली सफलता ऊर्जा की कमी के कारण बाधित हुई थी। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो ये ठीक है, क्योंकि आप धीरे धीरे और अधिक जमा कर सकते हैं। हालांकि तीसरे, छठे और नौवें नोड्स का गठन सभी वाटरशेड क्षण है। चाहे आप किसी भी तकनीक का उपयोग करें, इस तरह के क्षेत्र में तोड़ना अनुचित था जब तक कि यह आपके वर्तमान आयामी संविधान की तुलना में उच्च ग्रेड का क्षेत्र न हो। आप भाग्यशाली हैं कि आपका बल नियंत्रण इतना अच्छा है, अन्यथा अब तक आप स्वयं ही नष्ट हो चुके होते। हालांकि लियोनेल की आंखें अभी भी बंद थीं, फिर भी उसे अपनी पीठ पर ठंडा पसीना महसूस हो रहा था। उसे ऐसा क्यों लगता है कि उसकी हर गलती उसे मौत के मुंह में धकेल देती है? वह एक सामान्य किशोर की तरह अपनी नासमझी का इस्तेमाल बेखौफ होकर क्यों नहीं कर सकता? मोंटेज अभी भी अपने सुनहरे कवच में एक बार फिर स्क्रॉल लेकर आया, मानो उसे लियोनेल की वर्तमान स्थिति की कोई परवाह ही न हो। हालांकि जल्द ही उसके आलसी चेहरे का भाव बदल गया और वह कांपने लगा। बेवकूफ! लियोनेल, जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था, ने अपने माथे पर किसी हथेली की थपकी महसूस की। उसे ये भी महसूस हुआ कि उस जगह पर खून का बहाव बढ़ गया है और वह जगह सूजने लगी है। क्या बकवास है! लियोनेल की बात पूरी होने से पहले ही उसके माथे पर एक और थप्पड़ पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने चाचा के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग करने की? लियोनेल के होंठ फड़क गए। उसने मोंटेज को अंकल इसलिए कहा क्योंकि यह शिष्टाचार था, ऐसा नहीं था कि उसका उससे कोई सच्चा पारिवारिक रिश्ता था। अब उसे क्यों पीटा जा रहा था? क्या इस आदमी को नहीं पता था कि अगर उसने ध्यान भटकाया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है? तब तक शायद उसकी किस्मत ही पलट जाएगी और वह सचमुच फट जाएगा। मैंने तुम्हें पिछली बार ही बता दिया था, पर तुम सुनते ही नहीं। पहले तुम अकेले 4 लोगों के क्षेत्र में जाते हो, अब तुम सिर्फ एक दूसरे के साथ 8 लोगों के क्षेत्र में जाते हो। तुम क्या सोच रहे हो? लियोनेल को अतुलनीय दुख महसूस हुआ। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? हमारे पास एस ग्रेड के जोन के लिए 90% सटीकता वाला एक उपकरण था। इसने कहा कि केवल 2 ही प्रवेश कर सकते हैं। आप किस तरह के सांप के तेल वाले उपकरण की बात कर रहे हैं? यहां तक कि एक TI-1 ब्लैक ग्रेड डिटेक्शन डिवाइस भी सटीक रूप से यह पता लगाने में सक्षम होगा कि किसी जोन में कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं। ये पूरी करने के लिए सबसे आसान गणना है। इसका गलत होना असंभव है। लियोनेल के होंठ फिर फड़क उठे। उसे याद आया कि उसकी कलाई घड़ी ने उसे बताया था कि लोगों की सीमा 8 है, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसे आईना पर भरोसा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस समय क्या कहे। वह इस बारे में झूठ क्यों बोलेगी? लियोनेल अभी भी थोड़ा स्तब्ध था, लेकिन उसके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं था। उसे लग रहा था कि उसका तारा अभी भी बेतहाशा फोर्स का उपभोग कर रहा था। लियोनेल इस बात पर ध्यान देने में चूक गया था कि उसके 1 स्टार क्लींस्ड शरीर का निर्माण उसके बल नोड्स के आकार के सीधे आनुपातिक था। चौथे आयाम के संविधान के निर्माण के लिए एक सामान्य बल नोड एक कोशिका से लेकर शायद 3 तक होता है। एक औसत से ऊपर के व्यक्ति से लेकर एक प्रतिभाशाली व्यक्ति तक 10 से ज्यादा बल नोड्स का उपयोग करेगा। बेशक ये संख्याएं चौथे आयाम में विकसित होने की प्रक्रिया में मौजूद दुनियाओं के लिए हैं, और उच्च आयामों वाली दुनियाओं में जन्मे युवाओं के मानक स्पष्ट रूप से ऊंचे होते हैं। फिर भी इन मानकों के अनुसार भी लियोनेल के 100 सेल फोर्स नोड्स अश्लील थे। नतीजतन उनका 1 स्टार क्लींस्ड शरीर भी इस स्तर तक पहुंचने वाले अन्य लोगों से कहीं आगे था। इस बिंदु तक लियोनेल का उच्च मनोबल सिर्फ एक अतिरिक्त लाभ नहीं, बल्कि एक आवश्यकता बन चुका था। केवल इतने उच्च बल नियंत्रण के साथ ही वह इतनी भव्य तारा शुद्धि प्राप्त देह का निर्माण कर सकता था। इतना ही नहीं, इन लाभों के अंतर्गत उसकी क्षमताएं और भी तेजी से विकसित होती। उसने अपनी वंशावली पहले ही जगा ली है, और वो भी इतनी गहराई से। मोंटेज ने पलकें झपकाईं, अब लियोनेल को परेशान नहीं किया। कम से कम इस बार वह पहले की तरह अपना इतना समय बर्बाद नहीं करेगा। यह अच्छी बात है। सच तो ये था कि जोन पूरा करने का इनाम तो बस एक पहलू था। इनाम का एक और पहलू इस जगह पर अभ्यास करने का मौका था। बदकिस्मती से पिछली बार लियोनेल लगभग आधा मरा हुआ था, इसलिए मोंटेज ने उसे ठीक करने में बहुत ज्यादा समय लगा दिया। इस बार हालांकि आवंटन कम था, फिर भी कम से कम उन्हें कुछ लाभ तो हो ही सकता था। कुछ घंटों बाद लियोनेल ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे वो एक ही झटके में धरती को तहस नहस कर देगा। बेशक वह जानता था कि उसकी शक्ति इतनी अतिरंजित नहीं थी, लेकिन फिर भी यह एक बहुत अच्छा एहसास था। लियोनेल मोरालेस,
शक्ति 1.00, गति 1.00 जोड़ 0.10, चपलता 1.00 जोड़ 0.10, समन्वय 1.40, सहन शक्ति 1.20 जोड़ 0.050, प्रतिक्रियाएं 1.40, आत्मा 1.00, बल 0.40। अब लियोनेल ने तीसरे आयाम की बेड़ियां पूरी तरह तोड़ दी थीं, जिससे उसे गहरा सदमा लगा। उसने सोचा था कि यह तब तक संभव नहीं होगा जब तक वह अपने 9वें बल नोड का निर्माण पूरा नहीं कर लेता। क्या ये किसी तारा शुद्ध शरीर की शक्ति थी? 0.99 और 1.00 के बीच का अंतर एक मजबूत अड़चन था। पहले उसके कमजोर आंकड़ों में उसे पार करना तभी संभव था जब वह अपनी फोर्स को सक्रिय करता, लेकिन अब इसके बिना भी वह ऐसा कर सकता था। अगर वह अपनी फोर्स को सक्रिय करता तो वह और भी ज्यादा शक्तिशाली होता। बदकिस्मती से वह फिर से गंजा हो गया। इतना ही नहीं, वह दुर्गंध भी पहली बार से कई गुना ज्यादा थी। तुमने बदबू फैलाया। लियोनेल के होंठ फड़क गए। आखिर उसकी जिंदगी में इतने लोग उसे यूं बेइज्जत क्यों करते थे? उसे पता तो था, है ना? पर वो क्या कर सकता था? ऐसा तो नहीं कि ये उसकी गलती थी। इतना सोचने के बाद लियोनेल ने मन बना लिया। उसे आईना जैसा लड़ाकू परिधान जरूर चाहिए था। न सिर्फ वे जेबें बहुत उपयोगी थीं, बल्कि जाहिर है कि जब तक उसके पास खुद ब खुद साफ होने वाला फंक्शन नहीं होगा तब तक उसे हर तरफ से बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। अचानक लियोनेल ने ऊपर देखा और मुस्कुराया। आप मुझे उस पूल में फिर से नहाने देंगे, है ना, अंकल मोंटेज? अपनी इस ढिठाई के बदले में लियोनेल को माथे पर एक और हाथ मिला, जिसके बाद मोंटेज ने अपना हाथ हवा में लहराया, मानो वह उस बदबू से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा हो जो उस पर चिपक गई थी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वह पूल कितना कीमती था। आमतौर पर तुम सिर्फ टियर 9 ब्लैक रिवॉर्ड के बदले में ही इसमें शामिल हो सकते थे। माना जा सकता है कि मैंने एक बार अपवाद बनाया क्योंकि तुम्हें वर्ल्ड स्पिरिट का 1/4 हिस्सा भी नहीं मिला, जैसा तुम्हें मिलना चाहिए था। लियोनेल की आंखें समझकर चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसे याद आ गया हो कि उसके साथ एक बड़ा इनाम ठगा गया था। ठीक है, इस बार तुमने और उस छोटी बच्ची ने जरूर कुछ बढ़िया किया, लेकिन उस उपकरण पर दोबारा भरोसा मत करना जिसका तुमने इस्तेमाल किया था। कोई भी उपकरण जो इतनी हास्यास्पद गलती कर सकता है, उसे उसके बनाने वाले के साथ नर्क की आग में जला देना चाहिए। लियोनेल ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर खुजलाया, कोई जवाब नहीं दिया। वह मोंटेज को आईना की बुराई करते नहीं सुनना चाहता था, इसलिए उसने यह बात अपने मन में ही छिपा ली कि उसने जरूर झूठ बोला होगा। ठीक है, आपने 8 के लिए बनाए गए टियर 7 ब्लैक जोन को पार कर लिया है, इसलिए इसके लिए न्यूनतम 8 टियर 7 ब्लैक पुरस्कार मिलना चाहिए। रुको, यह कोई अनोखा क्षेत्र नहीं था। मोंटेज इस सवाल पर भौंचक्का रह गया, लेकिन अपनी किताब दोबारा जांचने के बाद ऐसा लगा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। लियोनेल को तो लगा कि उसने उसके चेहरे पर हल्की सी चिंता भी देखी होगी। नहीं, इसके अनुसार यह एक सामान्य क्षेत्र में विकसित होने के बहुत करीब था, लेकिन अंत में ऐसा नहीं हुआ। जो भी विसंगति थी, उसने अंत में कार्य न करने का निर्णय लिया या किसी भी कारण से कार्य नहीं कर सका, इसलिए यह एक सामान्य क्षेत्र बना रहा। विसंगति। मोंटेज ने गहरी सांस ली और आह भरी। इसे अपने दिमाग से निकाल दो। इस बार खुद को खुशकिस्मत समझो। लियोनेल और अधिक पूछना चाहता था, लेकिन ये जानते हुए कि मोंटेज उसे कुछ नहीं बताएगा, वह केवल खुद को चुप करा सका। असामान्यता। कोई हरकत नहीं की। क्या यह उस ठंडक से जुड़ा है जो जॉन के मरने के बाद मुझे हुई थी? लियोनेल की भौहें सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह ... मुझे लगता है कि आप और आपका साथी इन पुरस्कारों को आधा आधा बांट लेंगे। इसके अलावा आपने 2 अतिरिक्त खोजें पूरी की हैं, जिनमें से एक अन्य टियर 7 ब्लैक पुरस्कार के बराबर है और एक टियर 8 ब्लैक पुरस्कार के बराबर है। इस बार छिपी हुई खोज एक अर्ध टियर 1 कांस्य पुरस्कार के बराबर है। इसके अलावा आप टियर 7 ब्लैक जोन को पूरी तरह से साफ करने वाले पहले व्यक्ति हैं और यह टियर 9 पुरस्कार के लायक है। हमें इन्हें भी बांटने की जरूरत नहीं है। लियोनेल ने पूछा, तो फिर मुझे पहली बार अपने साइड और छिपे हुए क्वेस्ट के लिए सिर्फ एक ही सेट इनाम क्यों मिला? लियोनेल को थोड़ा धोखा महसूस हुआ। बस ऐसे ही काम होता है। मोंटेज ने कंधे उचका दिए। यह उच्च आयामी योद्धाओं को निम्न स्तर के जोन्स पर बहुत ज्यादा खेती करने से रोकने के लिए है। यह कोई आदर्श समाधान नहीं है, लेकिन बुरा भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... मुझे तो ऐसा लगता है कि आप सब थोड़े कंजूस हैं। अगर वे अपने साथ कुछ लोगों को भी ले आए तो क्या वे खेती नहीं कर सकते?
मोंटेज खांसने लगा और ऐसा दिखावा करने लगा कि उसने लियोनेल की बात नहीं सुनी। खैर, अपनी पसंद चुने। आपके पास 5 टियर 7, 1 टियर 8 और 1 टियर 9 ब्लैक इनाम है। इसके अलावा एक क्वासी टियर 1 कांस्य इनाम